नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार निषाद और मैं आपको संविधान का मूल अधिकार सेशन पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैंने आपके पिछले वीडियो में मूल अधिकार के 12 और 13 जो अनुच्छेद हैं वो तक हमने कवर कर लिया था। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध होगा, उन विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध होगा जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध होगा कि वो विद्यार्थी मेरे पिछले हुए बनाए हुए वीडियो को पहले देख लें, तब इस वीडियो का आनंद लें, वरना अन्यथा यहाँ से उनको आनंद अच्छे से नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे पूरे वीडियो का कंटेंट अगर आपको लेना है तो पिछले वीडियो को साथ में लेते हुए, हमारे हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इसीलिए आप जो है एक दूसरे वीडियो को पूरा शुरू से देखते हुए, मूल अधिकार के एक से सेशन से देखते हुए पूरा वीडियो देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। हमने कवर किया था, आपको पता होगा कि हमने जो कवर किया था वो अनुच्छेद जो है हमने कवर किया था, अनुच्छेद 13 आर्टिकल तक हमने कवर कर लिया था। आज हम जो मूल अधिकार का जो सेशन है वो मूल अधिकार के सेशन यानी कि आज जो मूल अधिकार का सेशन है यानी कि 14 और 15 दो आर्टिकल आज हम बताएंगे, यानी कि दो ही आर्टिकल हम बताते चल रहे हैं, लेकिन पूरे तरह से विस्तार करते हुए आर्टिकल का विस्तार करते हुए चल रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी बच्चे को। तो आज हमारा जो मूल अधिकार का सेशन है वो अनुच्छेद 14 है। तो अनुच्छेद 14 आइए कवर करते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में दोस्तों है, अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं। अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं, इस दोनों बातों को समझिए। अनुच्छेद 14 में 14 का सेशन 1 यानी कि 14 का जो सेशन 1 है, अनुच्छेद जो 14 का सेशन 1 है, सेशन 1 और यहाँ पर सेशन 2, 14 का सेशन 2। तो सेशन 1 क्या कहता है? सेशन 1 ये कहता है, ये समझिए, सेशन 1 कहता है विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, समक्ष समानता। दोस्तों 14 का जो सेशन 1 है वो कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि एक ऐसा कानून हो जो सबके लिए समान हो। एक ऐसा कानून हो, क्या हो? वो सबके लिए समान हो। विधि के समक्ष समानता की बात करता है 14 का सेशन 1। क्या कहता है? समानता के बारे में है 14 का सेशन, यानी कि विधि के समक्ष समानता के बारे में बात करता है 14 का सेशन 1। अब विधि के समक्ष समानता जो है वो नकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? नकारात्मक अवधारणा है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा विधि की समक्ष समानता कैसी अवधारणा है, तो बता देंगे कि विधि के जो समक्ष समानता है नकारात्मक अवधारणा है। और यह अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। किस देश के संविधान से बाबू? तो ब्रिटेन की संविधान से यह अवधारणा ली गई थी। आई बात समझ में? फिर से समझिए, विधि की समक्ष समानता नकारात्मक अवधारणा है और यह ब्रिटेन के संविधान से अवतरित है, यानी कि लिया गया। अब इस बात को समझिए आप, जैसे मैं बता दूं नकारात्मक अवधारणा क्यों इसको कहा जाता है, इस बात को समझिएगा। नकारात्मक अवधारणा इसलिए कहा जाता है, यानी कि ये नकारात्मक अवधारणा क्यों देते हैं। जैसे मैं विधि के समक्ष समानता, यानी मैं बोल दूं एक ऐसा कानून हो जो सबके लिए समान हो। क्या ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसा कानून हो जो सबके लिए समान हो, लेकिन अगर इसको जीवन में फॉलो करेंगे आप तो पता चलेगा कि ये सबके लिए पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देगा। ये कहीं ना कहीं गरीब को और गरीब कर देगा, अमीर को और अमीर कर देगा, सबके लिए अच्छा नहीं साबित हो सकता। जैसे मैं बोल दूं कि आज से सड़क पर चलने वाले सभी व्यक्तियों के लिए 500 रुपये टैक्स लगेगा, मैं ऐसे बोल दूं, भाई नियम कानून तो एक ही है, सबके लिए लागू। मान लीजिए सरकार लागू कर दे कि 500 रुपये सब लोग रोड पर जितने लोग चलेंगे, चाहे पैदल चलें चाहे कुछ चले, लेकिन 500 रुपया क्या देंगे? टैक्स देंगे रोड पे जब भी चलेंगे। तो अमीर आदमी तो 500 रुपये दे करके भैया तुरंत निकल जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। जो टाटा बिरला अंबानी है कोई दिक्कत नहीं उनको। लेकिन जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनका आय यानी कि एक दिन का 500 रुपया कमाते ही नहीं या किसी तरह कमा भी लेते हैं 500 रुपया, तो अगर वो 500 रुपया टैक्स भर देंगे तो फिर वो तो जीतो जी तो मर जाएंगे, खाने भी नहीं मर जाएंगे। तो मैंने तो आप तो कहेंगे कि भैया नहीं, नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो मैंने नियम तो बराबर सबके लिए कर दिया, सरकार ने तो नियम सबके लिए बराबर कर दिया कि चलिए विधि के समक्ष समानता, सभी के लिए समान नियम है। गरीबों के लिए भी वही नियम है, अमीरों के लिए भी। तो गरीबों के लिए वही नियम है, अमीरों के लिए वही नियम, तो सबके लिए समान है। लेकिन भाई क्या हो रहा है, गरीब और मरते चले जाएंगे, 500 रुपये देंगे तो मर जाएंगे खैले बिना, और अमीर तो 500 दे के निकल जाएंगे। उनके लिए 500 नदी समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने जैसा है। तो यहाँ पर एक कानून सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में फॉलो करने में कि एक ही कानून सबके लिए हो, ये गलत साबित होता है, नकारात्मक अवधारणा देता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि विधि के समक्ष समानता कैसी अवधारणा है बाबू, नकारात्मक अवधारणा है। इस बात समझिए, 14 के सेशन 1 यही कहता है कि विधि के समक्ष। तो इतनी बातें 14 का 1 है कहता है। अब 14 का जो सेशन 2 है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 14 का जो अनुच्छेद 14 है उसका 2 क्या कहता है, इस बात को समझिए। 14 का 2 कहता है विधि का समान संरक्षण। क्या कहता है, विधि का क्या कहता है, विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण की बात करता है। विधि का समान संरक्षण की बात करता है, विधि का समान संरक्षण। अब ये क्या कहता है, देखिए, विधि का समान संरक्षण हो, ऐसा हो कानून, ऐसा विधि हो जो सबके लिए समान साबित हो। नहीं कि एक ही कानून सबके लिए हो, सबके लिए कानून समान संरक्षण हो, संरक्षण सबको प्रदान करने वाला कानून हो, ऐसा कानून हो। ठीक है, तो ये सकारात्मक अवधारणा देता है। ये कैसी देता है अवधारणा, सकारात्मक अवधारणा देता है, सकारात्मक अवधारणा देता है। और यह USA की संविधान से लिया गया था। बता देंगे कि अब आपसे पूछा जाएगा कि विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, यहाँ पर देखेंगे विधि का समान संरक्षण जो है, समान संरक्षण जो है, विधि का समान जो संरक्षण है वो दरअसल कैसी अवधारणा है बाबू, सकारात्मक अवधारणा देता है। कैसे अवधारणा, सकारात्मक। और यह USA के संविधान से लिया गया था। इस बात को फिर से एक बार देखिए, रिकॉल करिएगा। आर्टिकल 14 का जो सेशन 1 है वो क्या कहता है बाबू, विधि की समक्ष समानता। तो ये विधि की समक्ष समानता नकारात्मक अवधारणा है। आपसे पूछा जाएगा कि विधि के समक्ष समानता कैसी अवधारणा है, तो बता देंगे कि नकारात्मक अवधारणा है। और यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 14 का सेशन 2 जो, यानी कि 14 के अंदर 2 सेशन है, एक सेशन 1 सेशन 2, तो 14 का 2 जो है वो कहता है विधि का समान संरक्षण, ये सकारात्मक अवधारणा देता है। और यह USA के संविधान से लिया गया था। इस बात को जानते हैं। तो मुझे लगता है आप सबको क्लियर हुआ होगा। बेहतरीन तरह से 1-2 बार देखेंगे, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 1-2 बार आप वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आराम से क्लियर हो जाएगा। अब 14 क्लियर हो चुका, अब आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 15 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 समझिए, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 भी दोस्तों बहुत सारे 15 के सेशन हैं, 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4, 15 का 5, 15 का 6। तो अनुच्छेद 15 का जो यहाँ पर बात करें, 15 का जो सेशन 1 है वो क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। 15 का जो सेशन 1 है वो कहता है कि राज्य, धर्म, मूल, वंश, लिंग तथा जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, देखिए 15 का सेशन 1 भेदभाव को रोकता है। किस तरह से, राज्य को रोकता है। राज्य को कहता है कि राज्य, धर्म, मूल, वंश, जात। आपसे 15 से पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य कितनी चीज़ों के आधार पर भेदभाव को रोकता है। 15 में
राज्य कितने चीज़ों के आधार पर भेदभाव को रोकता है, तो आप ध्यान रखिएगा 5 चीज़ों के आधार पर राज्य भेदभाव को रोकता है। कौन? धर्म है, मूल है, वंश है, 3 हो गया, लिंग और जन्म के आधार पर। तो 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव को रोकने का बात कौन करता है? राज्य बात करता है। 15 का सेशन 1 आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 15 का सेशन 2, अनुच्छेद 15 का जो सेशन 2 है वो क्या कहता है? 15 का जो सेशन 2 है वो कहता है, 15 का सेशन 2 कहता है कि कोई नागरिकों भी यानी कि कोई नागरिक भी ऐसा नहीं करेगा, कोई नागरिक भी ऐसा नहीं करेगा, कोई नागरिक धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म के आधार पर नागरिक भी ऐसा नहीं करेगा। यानी कि क्या मतलब इसका मतलब ये समझिए, इसका क्या मतलब, 15 का 2 का क्या मतलब? इस 15 का 2 कहता है, दूसरा सेशन कहता है कि कोई भी नागरिक धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15 का सेशन 1 राज्य को रोक रहा था, जबकि 15 का सेशन 2 नागरिकों को रोक रहा है कि कोई नागरिक धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15 का सेशन 2 का मैंने सीधे सीधे यहाँ पे लिख दिया, कोई नागरिक भी ऐसा नहीं करेगा। इसका मतलब यही नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाली लाइन में केवल ये राज्य को हटा करके नागरिक ही लिख देना है कि नागरिक धर्म, मूल, वंश, जाति तथा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। खाली यहाँ पे नागरिक लिखना है, सेम बातें 15 वाला ही छाप छपा करके यहाँ पर 15 का 2 में भी आ जाएगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, 15 का सेशन 1 और 15 का सेशन 2 ये राज्य को भेदभाव करने से रोकता है। लिखेंगे यहाँ पर, आप नोट डाउन करके लिख भी सकते हैं कि 15 का सेशन 1 और 15 का सेशन 2 राज्य को भेदभाव करने से रोकता है, जबकि 15 का सेशन 3, 4, 5, 6, 15 का अगर आप देखेंगे, 15 का सेशन 3, 15 का सेशन 4, 15 का सेशन 5, 15 का सेशन 6, ये सब ऐसे आर्टिकल हैं जो खुद भेदभाव करते हैं। जो क्या करते हैं? खुद भेदभाव करते हैं। तो इसी बात को समझिए आप। 15 का 3 क्या कहता है, इस बात को समझिए पहले। 15 का 3 कहता है स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध। क्या बात करता है? स्त्री तथा बालकों के लिए विशेष उपबंध। स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है 15 का यहाँ पे 3 स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है। यानी कोई भी स्त्री होगी और बालक होंगे उसके लिए कोई उपबंध बना सकता है। 15 का 3 खुद आरक्षण मतलब बात करता है किन के लिए? बालक जो होंगे छोटे उनके लिए, और जो स्त्री होंगी, महिलाएं होंगी, उनको आरक्षण की बात करता है। यहाँ 15 का 3 कहता है। 15 के 4 पे आते हैं। 15 का जो 4 है वो क्या कहता है? 15 का जो 4 है वो कहता है कि शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हितों के उन्नति के लिए, शिक्षा तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हितों के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान। तो 15 का 4 क्या कहता है? शिक्षा तथा सामाजिक दृष्टि से जो भी पिछड़े वर्ग होंगे उनके उन्नति के लिए सरकार आरक्षण दे सकता है उन्हें। मान ली जो बंदा, जो एरिया, जो भी लोग सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग है, उन वर्गों को सरकार आरक्षण दे सकता है। ये बात करता है 15 का 4 कि भाई जो पिछड़े हैं उनको सही दिशा में लाने के लिए, सही बराबर में लाने के लिए तो ये करना पड़ेगा। 15 का 4 इसलिए जोड़ा गया कि भैया उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ आरक्षण देने की बात कर दिया।
अब यहाँ पर हम 15 की 5 की बात करते हैं। 15 की बात 5 कहता है अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति तथा शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित आरक्षण के लिए आरक्षण की बात करता है। देखिए क्या कहता है, शिक्षा तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा शिक्षा तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा SC/ST यानी कि अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड टूरिज्म यानी कि जो SC/ST है यानी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की बात कर दिया कौन, 15 का 5। 15 का 5 क्या कह दिया, सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से तथा जो ये SC/ST यानी कि अनुसूचित जनजाति जो भी है, अनुसूचित जाति है तथा अनुसूचित जनजाति जो शिक्षा और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो चाहे सरकारी शिक्षण संस्थान हो। ये बात अलग है, सभी शिक्षण संस्थाओं में उन्हें आरक्षण मिलेगा। SC/ST को सामाजिक से पिछड़े वर्ग हैं, चाहे सामाजिक हो चाहे शिक्षक दृष्टि से जो भी पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं, उनको चाहे वो निजी शिक्षण संस्थान हो या फिर वो सरकारी शिक्षण संस्थान, उन सभी में उनको आरक्षण मिलेगा। तो आप कहेंगे कि सर जी ये बताइए कि ये बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल खोलते हैं, वहाँ पर तो नहीं आरक्षण देते हैं। अरे भैया देते हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट संस्थान हैं वो भी आरक्षण देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग मनमानी करते हैं, लेकिन जिस दिन पकड़े जाएंगे तो फिर मिलेगा उनको। तो यही है, लेकिन संविधान तो कहता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी उन्हें आरक्षण मिलेगा। अब यहाँ पर 15 का 5 हो गया। 15 का 6 यहाँ पर देख लीजिए, 15 का 6 क्या कहता है। 15 का 6 कहता है कि शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग, ये हो गया, निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की बात करता है। क्या कहता है, निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, संस्थाओं में प्रवेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उन्हें निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, उनके प्रवेश के लिए आरक्षण की बात करेगा। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन्हें भी आरक्षण देने की बात यहाँ पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बात करूँ कि निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए। तो जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनको आरक्षण देने की बात कौन करता है, यहाँ पर ये 15 का 6 कहता है। तो एक बार फिर से समझिए,
15 का 1 क्या कहता है, राज्य धर्म मूल वंश जाति तथा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वही कोई नागरिक भी वैसा नहीं करेगा, यानी कि कोई नागरिक भी धर्म मूल वंश जाति तथा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जबकि तीसरा 15 का सेशन का तीसरा जो 15 का 3 जो है वो कहता है स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है राज्य। चौथा कहता है शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए आरक्षण उन्हें सरकार दे सकता है ताकि वो बराबरी पे आ जाए। बेचारे गरीब हैं तो बहुत ज़्यादा गरीब है, अगर उनको आरक्षण नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। 15 का 5 कहता है सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से जो भी SC ST शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड टूरिज्म यानी कि जो भी वो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उन्हें भी आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण मिलेगा, चाहे वो निजी शिक्षण संस्थान हो चाहे सरकारी शिक्षण संस्थान हो, उससे कोई मतलब नहीं, इनको आरक्षण मिलेगा उनमें। और 15 का 6 कहता है निजी शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उन्हें आरक्षण की बात करता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में इतना सारा आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे लगता है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। तो 15 और 14 आज हमने आपको बताया, 14 15। अब यहाँ पर हम आपको 15 के बाद आगे शुरू करते हैं 16, 8 की 16 की बात करते हैं। 8 की 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 की बात यहाँ पर कर लेते हैं। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या है इसको भी जल्दी समझ जाइए। अनुच्छेद 16 में भी बहुत सारे सेशन हैं, जैसे 16 का 1 क्या कहता है। 16 का 1 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है यहाँ पे। 16 का 1 है वो कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की समानता, इसका क्या मतलब पहले ही समझिए। 16 इसका मतलब होता है सरकारी सेवाओं में सभी लोगों को समान रूप से अधिकार प्रदान। 16 का 1 यही कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, लेकिन इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यही हुआ कि सरकारी जितने भी सेवाएं हैं उनको समान रूप से अधिकार प्रदान किया जाएगा सभी लोगों को सरकारी सेवाओं में। 16 का जो सेशन 2 है वो क्या कहता है कि राज्य सरकारी सेवाओं में क्या कर सकता है। राज्य जो है होगा वो धर्म मूल वंश लिंग तथा जन्म के आधार पर सरकारी सेवाओं में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। 15 का जो 16 का 2 है वो क्या कहता है कि राज्य धर्म मूल वंश जात तथा लिंग के आधार पर सरकारी जितने भी नौकरियां हैं उनमें भेदभाव थोड़ी करेगा कि भाई इनका जन्म यहाँ हुआ है तो इनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, इनका जन्म यहाँ हुआ है तो इनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो 16 का 2 यही बात कहता है कि सरकारी जितने भी नौकरियां हैं उनमें भेदभाव धर्म के आधार पर वंश या लिंग तथा जन्म के इन सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा राज्य। ठीक है। 16 का 1 और 2 आपने देखा। 16 का 3 देखिए। अब 16 का 3 देखिए। 16 का 3 कहता है निवास स्थान के आधार पर आरक्षण। निवास स्थान के आधार पर आरक्षण। निवास स्थान के आधार पर आरक्षण देने की बात करता है कि मान लीजिए
कोई भी बंदा कहीं पे है, उस वो काफ़ी बैकवर्ड एरिया है बहुत ज़्यादा, तो उस निवास स्थान के आधार पर आरक्षण उसे मिलेगी। ये बात कौन कहता है? 16 का 3 कहता है कि कोई बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में रह रहा है, वहाँ पे लगता है कि मतलब अभी भी आदिमानव की तरह हो रहा है, वहाँ पे ऐसा एरिया है, तो वहाँ पे क्या करेगा सर? 16 का 3 के तहत उसे निवास स्थान के आधार पर आरक्षण मिल सकता है। 16 का 4 क्या कहता है? बात समझिएगा। 16 का 4, अब 16 का 4 समझिए। 16 का 4 कहता है कि ये नियुक्तियों में आरक्षण, क्या कहता है? नियुक्ति में आरक्षण, नियुक्ति में आरक्षण, सरकारी सेवाओं में आरक्षण। 16 का 4 क्या कह दिया? सरकारी सेवाओं में आरक्षण, यानी कि नौकरी जो लगेगा, सरकारी नौकरी जो लगेगा उसमें आरक्षण की बात कर दिया। 16 का जो सेशन 4 है वो कह दिया। अब एक बात बताइए, अब 16 का सेशन 4 नियुक्तियों में आरक्षण दे दिया, यानी कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की बात कर दिया 16 का 4, तो ऐसे ही बवाल मचेगा तुरंत है। जैसे ही 16 का 4 हुआ ना, तैसे बवाल मच। अब इस बवाल को क्या है समझने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ सेकंड रुकिए, उसके बाद हम समझाते हैं। छब्बीस 4 30 2, हाँ समझा देते हैं जल्दी। हाँ ठीक है। तो 16 का जो सेशन 4 है वो जैसे ही नियुक्तियों में आरक्षण देने की बात आई, तैसे ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल मच गया। उस बवाल को समझना है, अब समझते हैं वो बवाल क्या है। वहाँ पे देखिए 16 का जो जैसे ही 4 लागू हुआ कि नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा, तैसे ही बवाल ये मचा कि ये उसी समय एक केस आ गया, बालाजी बनाम स्टेट मैसूर केस आ गया। क्या आ गया? बालाजी वर्सेस स्टेट मैसूर केस, स्टेट मैसूर केस आ गया, मैसूर केस आ गया ठीक है 1963 में। तो बालाजी वर्सेस स्टेट मैसूर जो केस आया 1963 में, उसी की वजह से आ गया 16 के 4। जब ये कहा गया कि नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा, तुरंत केस हो गया, बालाजी ने केस कर दिया। तो मैसूर केस में 1963 में केस में आ गया। तो इस केस में ये बात, 2 बातें कही गई। इस केस में क्या बातें कही गई? पहली बात ये कहा गया कि जो आरक्षण आप निवास स्थान के, जो आप नियुक्तियों में आरक्षण दे रहे हैं, उसमें जो पिछड़ा वर्ग घोषित करके दे रहे हैं वो सामाजिक और कैसी होनी चाहिए? सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। कैसा पिछड़ा होना चाहिए? शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग हो। कैसा वर्ग हो? सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा वर्ग हो। जिसे आप आरक्षण दे रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग घोषित करके आप जिसको आरक्षण दे रहे हैं वो कैसा वर्ग होना चाहिए। स्टेट मैसूर केस में ये बता दिया गया कि भैया अब जो आप आरक्षण देंगे, उस पिछड़ा वर्ग जो घोषित करके आप आरक्षण दे रहे हैं वो सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग हो, तभी आप उसे आरक्षण देंगे। दूसरा भाई ये कहा गया कि उस क्षेत्र से ज़्यादा लोग उस सेक्टर में, उस गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए हों, तब उसे आप आरक्षण दे सकते हैं। तो यहाँ पे 16 का, यहाँ पे मैंने ये बात बता दी, 16 का 1 और 2 आप समझ गए। अब बालाजी स्टेट मैसूर केस भी आप समझ गए। बालाजी केस के बाद तुरंत एक मामला और आया, उस मामले को समझिए। यानी कि जैसे ही बालाजी केस आया उसी समय एक केस था कैरी फॉरवर्ड रूल, कैरी फॉरवर्ड रूल, कैरी फॉरवर्ड रूल केस आ गया। अब ये कैरी फॉरवर्ड रूल केस क्या है समझिए। कैरी फॉरवर्ड रूल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि कुछ समय के अभाव के कारण अब हम यहाँ पे 16 के यहाँ पर रोकते हैं। अगली वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है और उससे जुड़ी हुई सारी बातें, यानी कि बहुत सारे केस आए, कैरी फॉरवर्ड रूल आए और सारे आए। अगली वीडियो में हम बताएंगे 16 कैरी फॉरवर्ड रूल कवर करते हुए 17 कवर करेंगे और 18 कवर करेंगे।
तो 17 और 18 कवर करेंगे कैरी फॉरवर्ड रूल के साथ, यानी इन सारे केसों के साथ हम पूरा कवर करेंगे क्या चीज़ें हैं। तो अभी के लिए इतने मैं समझता हूँ कि जितना भी है कंटेंट हमने दिया वो इनफ है। आप उस चीज़ को आनंद लें, हमारे वीडियो का आनंद लेते रहे और हर पूरे नोट्स बनाते रहिए। विदाउट नोट्स आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसीलिए नोट्स बहुत ज़रूरी है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल केस हम आगे की वीडियो में समझाते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के लिंक आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।